नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर एक लंबे समय अंतराल के उपरांत आप लोगों से पुनः संगोष्ठी करने का, विचारों के आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान हुआ। ईश्वर का धन्यवाद, आप लोगों का साधुवाद। पिछले बहुत सारे व्याख्यानों के अंदर, बहुत सारे कक्षाओं के व्याख्यानों के भीतर हमने आप लोगों के साथ साझा किया कि किस प्रकार से योग, वार, नक्षत्र, घटी फल, विभिन्न प्रकार के ज्योतिषीय उपकरण या तथ्य या विशेष बिंदुओं को किस प्रकार से देखना चाहिए ज्योतिष के भीतर। क्योंकि व्यवहारिकता अर्थात प्रैक्टिकलिटी जब तक प्रत्यक्ष रूप में आप लोगों से साझा नहीं की जाएगी, ज्योतिष के भीतर जो भविष्य कथन की संभावनाएं हैं उन तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन मार्ग है। इसी कारण से हमने आप लोगों के साथ वचनबद्ध किया था, साझा किया था, प्रॉमिस किया था कि अति शीघ्र हम आप लोगों के साथ उस व्यवहारिकता का भी प्रयोग करेंगे, उस प्रैक्टिकल उदाहरणों का भी प्रयोग करेंगे, जिससे कि ये देखा जा सके कि जो हमने पीछे पढ़ा या जो भी हमने पीछे समझा, जो शिक्षा ग्रहण करी, मनीषियों द्वारा जो हमें योग प्रदान किए गए, उनको किस प्रकार से ज्योतिष के भीतर, जन्मांक के भीतर व्यक्ति के लाभ के लिए, प्रच्छक के लाभ के लिए, जातक के लाभ के लिए कैसे प्रयोग करना चाहिए। आज उसी के ऊपर संगोष्ठी हम आप लोगों के साथ आरंभ कर रहे हैं। आज की जन्म पत्रिका के भीतर जिस संगोष्ठी में हम आप लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, स्क्रीन के माध्यम से आप वह जन्मांग देख भी पाएंगे एवं उसका पंचांग और उसके और छुपे हुए तथ्यों को पहचान पाएंगे। किंतु साथ ही हम उसका विवरण भी आपको दे देते हैं। एक पुरुष जातक की जन्म पत्रिका आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, जिसका जन्म विवरण के अनुसार 10वीं तिथि का जन्म है। गोपनीयता के आधार पे हम किसी की भी जन्म पत्रिका के मूल विवरण को, अर्थात ये किस व्यक्ति का जन्म पत्रिका है एवं यह व्यक्ति कौन है, उनको हम साझा नहीं कर सकते, किंतु ज्योतिष के छुपे अंशों को आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे। साथ ही आप लोगों से एक और खंडन भी करना चाहते हैं, डिस्क्लेमरेशन, कि ये सभी ज्योतिषीय व्याख्यान भारतीय वैदिक ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित हैं। इन ज्योतिषीय व्याख्यानों को कोई अपने ऊपर अति उत्साहपूर्वक एवं किसी भी प्रकार से नकारात्मक पूर्वक ग्रहण ना करें, क्योंकि क्षीण मानसिकता, कमजोर मानसिकता या बहुत ही कम युवा आयु के बालक बालिकाओं के लिए ये चर्चाएं नहीं होती हैं, क्योंकि उनके मन के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। उसके लिए चैनल किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं है। आप अपने स्व विवेक के अनुसार इसका विचार कीजिए और सकारात्मकता को ग्रहण कीजिए। अति सकारात्मक में ज़्यादा प्रफुल्लित ना हो, जिससे कि आप कार्य करने में निष्क्रिय हो जाएं। साझा करते हैं आज की जन्म पत्रिका के भीतर शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि का व्यक्ति का जन्म है। यहीं से हमारी ज्योतिषीय चर्चा आरंभ होती है। हम सदैव ही किसी की भी जन्म पत्रिका का जब विवरण के ऊपर ज्योतिषीय विचारों को प्रकट करते हैं तो प्रारंभ ही यहीं से करते हैं। जातक का जन्म शुक्ल पक्ष 10वीं के दिन है एवं ब्रह्मा नामक योग एवं गर नामक करण के भीतर व्यक्ति का जन्म है। व्यक्ति का जन्म चूंकि रात्रि काल में हुआ है, इसी कारण से अंग्रेजी भाषा के कैलेंडर तिथि आदि के अनुसार शनिवार की अपेक्षा रविवार दिखाएगा, किंतु मूलतः जातक का जन्म
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक वही वार बना रहता है। इसी कारण से जातक का जन्म शनिवार को हुआ है। शुक्ल दशमी ब्रह्मा योग गरकरण एवं शनिवार का जन्म। नक्षत्र रोहिणी और लोहे के पाए। अब एक एक करके इन्हीं सब चीजों को आपके साथ साझा करते हैं। दशमी तिथि। दशमी तिथि दशम भाव पे शासन करती है, अर्थात जन्म कुंडली के 10वें भाव के ऊपर इसका एक विशेष अधिपत्य रहता है। ऐसा अनुभवों में देखने को आया है, जिस व्यक्ति का जन्म, जिस जातक का जन्म, जातिका का जन्म दशमी तिथि के भीतर हुआ हो, ये या तो कार्य के प्रति बहुत ही अधिक निष्ठावान होते हैं या कार्य के प्रति बहुत ही बेपरवाह होते हैं। इसी कारण से अति आकर्षण एवं उससे तटस्थ रहना इनके कार्य के भीतर नई संभावनाएं उत्पन्न करता है एवं कार्य को बहुत ही निम्न स्तर पे भी लेके जा सकता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है या कोई भी शास्त्र ऐसा कहता है, अति किसी भी चीज की, किसी भी व्यसन की, लत की, आदत की, रुचि की सदैव हानिकारक हो सकती है। ऐसी क्योंकि जीवन में संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है। दशमी तिथि का जन्म है तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति अपने कार्य के कारण से अपने परिवार के साथ जो समय व्यतीत करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रखेगा, या ऐसा व्यक्ति परिवार और अन्य कार्यों में इतना ज्यादा संलग्न रहेगा कि अपने व्यापार के प्रति चिंताहीन हो जाएगा। यही दशमी तिथि का रूप है। यदि आप और इसके साथ साथ एक उपाय श्रृंखला भी आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि एक ही व्याख्यान में बहुत सारी चीजों को संग्रहित करने का, संकलित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दशमी के ऊपर जो देवता हैं वो एक है काल, और काल का अर्थ है समय। तो व्यक्ति को समय सूचक यंत्रों का दान करना चाहिए, अर्थात घड़ी का दान करना चाहिए। कब करना चाहिए? अपने जन्म दिवस के पास। कहाँ करना चाहिए? जहाँ लोगों को, जनसमूह को इसकी आवश्यकता हो, अर्थात ऐसा सामूहिक स्थान, सामुदायिक स्थान, देवालय, पूजालय, अपनी मान्यताओं के अनुसार जहाँ उनको ऐसा लगता है कि इसके कारण से लोग समय के प्रति और सचेत होंगे और समय के अनुसार अपने आप को और उन्नत करेंगे, तो वहाँ पे घड़ी का दान करना चाहिए। इसके उपरांत आया ब्रह्मा नामक योग। ब्रह्मा नामक योग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उत्पादन के बारे में बताता है, साथ ही बच्चों से जुड़े हुए कार्यों के भी बारे में बताता है। चूंकि जातक ने साझा किया कि वे पहले दूरभाष अर्थात मोबाइल से संबंधित कार्य में जुड़े हुए थे और उसके उपरांत उन्होंने व्यायामशाला अर्थात जिम प्रारंभ कर दिया। अब आप इन दोनों में देखिए, एक में उत्पाद जुड़ा हुआ है और एक में युवा आयु के बालक बालिकाएं जुड़ी हुई हैं। शनिवार क्या कहलाता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन जिनका जन्म हो, दास वर्ग के लोगों के साथ, श्रमजीवी लोगों के साथ इनका स्वभाव बहुत ही
सौहार्दपूर्वक रहता है। अर्थात ऐसे लोग जो श्रमजीवी हैं, जो बहुत ही परिश्रम करके कार्य करने वाले लोग हैं, उनके प्रति इनके मन में बड़ी संवेदनाएं जुड़ी हुई होती हैं और उनके साथ इनको लाभ भी प्राप्त होता है। साथ ही किसी कार्य के भीतर लग जाएं तो चूंकि शनिवार का जन आलस्य के बारे में भी बताता है, तो ऐसे लोग देर तक कार्य करना, आलस्य को केवल आलस्य नहीं समझना चाहिए, अपितु आलस्य का अर्थ धीरे धीरे मंद मार्गी कार्यों का भी है। तो जब तक एक ही कार्य के भीतर लंबे समय तक और उसके उपरांत दूसरे कार्य के भीतर अभीतस संलग्न है। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र के भीतर ज्योतिष के प्राचीनतम ग्रंथों के अनुसार, महाभारत के अनुसार, दो विभूतियों का इस धरती पे प्रादुर्भाव हुआ। एक भगवान श्री कृष्ण एवं दूसरे भीम। दोनों का ही जन्म रोहिणी नक्षत्र के भीतर हुआ। भगवान कृष्ण प्रेम का और कलयुग के भीतर धर्म स्थापना का प्रतीक है, एवं भीम व्यायाम, बल, बाहुबल के प्रतीक है। और जातक स्वयं भी व्यायाम संबंधी कार्यों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही ऐसा भी देखने को मिला है कि रोहिणी नक्षत्र के भीतर जिनका जन्म हो, इनके स्वभाव में, इनके व्यवहार में, इनकी आकृति में आकर्षण बना रहता है और विपरीत लिंग का आकर्षण इनके प्रति सदैव ही बना रहेगा। अर्थात यदि पुरुष है तो इनकी शारीरिक छवि, इनकी काया कल्प इस प्रकार से होगा कि महिलाएं मोहित हो सकती हैं, एवं यदि महिला कन्या है तो उसके प्रति स्वाभाविकता है कि अन्य आकर्षित हो सकते हैं। ये एक आकर्षण का भी प्रतीक है। यदि ऐसे लोग चलचित्र, नाट्य कला, सिनेमा से संबंधित कार्यों के भीतर लगे, बीच में हो सकता है अवांछनीय ध्वनियां आएंगी, ऐसा हम हमेशा ही आपसे पहले से ही पूर्व में ही क्षमा मांग लेते हैं। तो ऐसे लोगों को जीवन में बहुत अधिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत आया लोहे के पाए। जन्म कालीन लग्न में यदि चौथे स्थान में, 8वें स्थान में या 12वें स्थान में चंद्रमा हो तो व्यक्ति लोहे के पाए लेके जन्म लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि चौथे स्थान में है तो बाल्यकाल और मां को थोड़ा शारीरिक अस्वस्थता बनी रह सकती है, जातक को खुद बाल्यकाल में, एवं माता को शारीरिक अस्वस्थता हो सकती है। 8वें स्थान में है तो जातक के लिए बाल्यकाल में एवं मनोभावों को टूटना कहा जाता है। 12वें स्थान में अर्थात आयु के पूर्ण होने के समय पे एवं जीवन में अपने दाम्पत्य के अंतरंग संबंधों को लेके व्यक्ति के साथ इच्छा पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। वर्तमान जन्म पत्रिका के भीतर चंद्रमा 8वें स्थान में है
बाल्यकाल में स्वास्थ्य समस्याएं दी और कई बार भावनात्मक संबंध टूटे भी। इसके उपरांत कुछ विशेष बिंदु, वो क्या बिंदु हैं? जातक का जिस दिन जन्म हुआ ठीक उससे एक दिन पहले क्रांति साम्य, जहां सूर्य और चंद्रमा की क्रांतियां एक हो जाएं, वो घटना घटी। ऐसा देखा गया है, यदि सूर्य और चंद्रमा की क्रांतियां एक हो जाएं, तो व्यक्ति का जन्म क्रांति साम्य में कहा गया है। यदि जिस दिन व्यक्ति का जन्म हो और उसी दिन क्रांति साम्य लगा हो, इसको ज्योतिष शास्त्र में महापात नामक योग के बारे में भी कहा गया है, और इसी को क्रांति साम्य योग भी कहते हैं। तो जब मुहूर्त शास्त्री कहता है कि जब क्रांति साम्य योग बन जाए तो मुहूर्त त्याज्य देना चाहिए, मुहूर्त को छोड़ देना चाहिए, अर्थात वो मुहूर्त अपने आप में थोड़ा सा समस्याएं लेके आता है। और यदि व्यक्ति का जन्म ही क्रांति साम्य में हुआ हो तो व्यक्ति को तो नहीं त्यागा जा सकता, किंतु उसकी शांति वेद शास्त्र के अनुसार करा लेनी चाहिए, अन्यथा जीवन में कई प्रकार के उठापटक आते हैं। मूलतः व्यक्ति का जन्म क्रांति साम्य वाले दिन पे तो नहीं हुआ, उसके उपरांत एक दिन बाद हुआ है। ऐसा देखा गया है, जिन व्यक्तियों का जन्म क्रांति साम्य के भीतर, क्रांति साम्य से एक दिन पहले और क्रांति साम्य के एक दिन बाद भी हुआ हो, तो इन लोगों को भी जीवन में बढ़ती घटती और पूर्ण रूप से, अर्थात एक में थोड़ा कम, एक में थोड़ा ज्यादा और एक में बिल्कुल ही उच्चतम स्तर पे जीवन में औचक घटनाएं, अचानक घटनाएं देखी गई हैं। तो क्या हुआ होगा इनके जीवन में? अष्टम स्थान, सप्तम स्थान, अर्थात अष्टम स्थान और सप्तम स्थान वर्तमान जातक की जन्म पत्रिका में चंद्रमा अष्टम स्थान में है। स्वाभाविक है कि इससे पहले जब क्रांति साम्य योग रहा होगा तो चंद्रमा सप्तम स्थान के आसपास से ही गोचर कर रहे होंगे, या तो उसको छू के निकल चुके होंगे या उसी के भीतर होंगे। तो क्रांति साम्य योग कहाँ बना? सप्तम स्थान में। तो दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ी कठिनता लेके आता है। इसके उपरांत यहां तक हमने चर्चा आप लोगों से आरंभ करी योग, वार, नक्षत्र, विशेष बिंदु। इसके उपरांत आरंभ कर रहे हैं चर्चा हम जातक के लगन के ऊपर। थोड़ी चर्चा 2-3 खंड ले सकती है, क्योंकि एक विस्तृत चर्चा है ये। तुला लगन, और लगन के भीतर ही राहु विद्यमान है, एवं लगन स्वयं स्वाति नामक नक्षत्र में उदित है। अब तुला लगन की बारे में यदि समझें तो कई प्रकार के ज्योतिषीय सूत्र संकेत इसमें छुपे हुए हैं। तुला लगन, लिब्रा लगन, लिब्रा असेंडेंट,
व्यापारिक प्रवृत्ति अर्थात व्यक्ति अपना हित साधना जानता है, किस कार्य में लाभ है किस कार्य में हानि है इसको जानता है। भचक्र का बिल्कुल मध्य बिंदु, एक ऊपर मेष और नीचे तुला अर्थात बीच के खंड है। आचार्य श्री मिश्र एवं अन्य ज्योतिष ग्रंथ इस बात का संकेत देते हैं, मेष लग्न, तुला लग्न, कर्क लग्न, मकर लग्न, सिंह लग्न, कुंभ लग्न के भीतर दाम्पत्य के लिए विशेष प्रकार से कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। यदि उसमें किंचित मात्र भी कोई पाप प्रभाव है तो थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। तुला लग्न स्वाति नक्षत्र अर्थात लग्न स्वाति नक्षत्र में, स्वाति ज्योतिष शास्त्र में अपनी ही इच्छा से अपनी ही इच्छा शक्ति से बहने का प्रतीक है। एक हवा है और साथ ही साथ एक प्रकार की एक आशा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। व्यक्ति अपनी हवा में अपनी गति से बहना जानता है और किसी इच्छा पूर्ति के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करता है। लग्न के भीतर राहु, लग्न के भीतर राहु मूलतः किसी भी प्रकार के कोई दोष उत्पन्न नहीं करता है। एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है, लग्न के भीतर राहु दोष उत्पन्न करता है। अन्य घटकों के ऊपर भी विचार कर लेना चाहिए, तब लग्न के भीतर राहु के बारे में सोचना चाहिए। राहु अपनी निकृष्ट राशि नीच राशियों में हो तो ही ये घटनाएं ज्यादा बनती हैं, अपितु लग्न के भीतर राहु किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं करता। अपितु ऐसा देखा गया है, यदि लग्न के भीतर राहु है तो व्यक्ति कई बार उन कार्यों को भी हाँ कह देता है जो उस कार्य उसके करने के लिए कठिन हो। सामाजिक ताने बाने के कारण से व्यक्ति उन कार्यों के लिए भी हाँ कर देता है कि मैं ये कर दूंगा आपका कार्य, जो स्वाभाविक रूप से उसके लिए कठिन है, किंतु अपना नाम यश सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए उनके लिए हाँ कर देता है। लग्न तुला और लग्न का स्वामी शुक्र छठे स्थान में, ज्योतिष शास्त्र इसका संकेत देता है कि लग्न का स्वामी यदि छठे स्थान में हो तो व्यक्ति कई बार खुद स्वयं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर लेता है जिसके कारण से उसके जीवन में समस्याएं आती हैं। कभी कभी समस्याएं अचानक से आती हैं, ये प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति खुद समस्याओं के पास जाए और उनसे प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करे, भेंट वार्ता करे, यही लग्न का स्वामी छठे में होने से आया गया है। इसके उपरांत ऐसा भी देखा गया है, यदि लग्न का स्वामी छठे स्थान में हो तो व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है जो सामान्य रूप से अन्य लोगों के लिए संभव ना हो। एक ग्रंथ के अनुसार व्यक्ति अपना नाम खराब करके भी उसी नाम के साथ अपना नाम उत्पन्न करता है। अर्थात कई ऐसे लोग हैं
जिनके बारे में आपको ये सुनने को मिलेगा आपके आसपास समाज में, ये व्यक्ति तो बहुत ही कठोर व्यवहार का है, कठोर स्वभाव का है, किंतु कार्य तो वही कर सकता है, उसी से जाके बात करनी पड़ेगी। ऐसा योग लग्न का स्वामी छठे में होने से देखा गया है। इस योग को दो प्रकार से लेना चाहिए। यदि छठे स्थान का स्वामी भी लग्न में है तो इसी योग से संभावित परिणाम भी देखने को मिलेंगे। अर्थात यदि लग्न का स्वामी छठे में हो या छठे स्थान का स्वामी लग्न में हो तो दोनों में ही बढ़ती और घटती मात्रा में ये परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। लग्न का स्वामी छठे स्थान में, ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी देखने को मिला है, चोर प्रवृत्ति कहा गया है। अब चोर का अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के विचार हैं उनसे ज्यादा प्रेरणा लेके उसके विचार को अपना के अपने लिए आगे बढ़ता है। अर्थात विचार किसी दूसरे का है, योजना किसी दूसरे की है और उसके ऊपर आगे बढ़ने का उसका अंदर से उत्कंठा बनी रहती है। यहाँ कोई चोर प्रवृत्ति का अर्थ चोरी की वस्तुओं से नहीं है, अपितु दूसरे के विचारों को अपना के उनसे आगे बढ़ने की कला के बारे में कहा गया है। अब इसे प्रेरणा लेना कहें या दूसरे के विचार को चोरी करना कहें, इसके बारे में आप लोग आपस में विचार करिए। लग्न के साथ साथ दो तथ्यों के ऊपर और विचार करना चाहिए, सूर्य एवं चंद्रमा। एक आत्मीय बल जो कि लग्न का कारक है और एक मानसिक सुदृढ़ता, मानसिक बल जो मानसिक बल को बताती है। चंद्रमा अष्टम में है तो विचारों में अस्थिरता बनी रह सकती है। एवं सूर्य भी चतुर्थ स्थान में है तो अर्धरात्रि का जन्म है तो व्यक्ति को शारीरिक अस्वस्थता और विशेषकर जो परिवार में वंशानुगत अर्थात हेरिडिटरी से चलती आती समस्या उसके बारे में संकेत देता है। जातक से पूछने के उपरांत ये प्राप्त हुआ कि उनके परिवार में यकृत अर्थात लीवर से संबंधित रोग देखने को मिले। उसके कारण से कई लोगों को शारीरिक क्षति हुई और कभी कभी व्यक्ति खुद, जातक खुद भी, स्वयं भी उस दुविधा में रहता है कि कहीं ये जो वंशानुगत व्याधि रोग लग गई है, क्या ये उसको भी तो परेशान नहीं करेगी। दूसरा स्थान, दूसरे स्थान का स्वामी तीसरे स्थान में एवं दूसरे स्थान में अदृश्य ग्रह या बाह्य, अति बाह्य ग्रह चाप, जिसको इंद्र चाप भी कहते हैं। दूसरा स्थान परिवार बनाने का, बोलने का, धन का, इन सब कारकों को संकेत है। और दूसरे स्थान का स्वामी तीसरे स्थान में और धन कारक बृहस्पति अर्थात दूसरे स्थान का कारक सातवें स्थान में क्या संकेत देता है? दूसरे स्थान का स्वामी यदि तीसरे स्थान में हो
तो व्यक्ति अपने अनुज भाई बहनों के ऊपर धन का व्यय करता है, उनके ऊपर धन खर्च करता है, एवं दूसरे स्थान कस के भीतर चाप नामक अदृश्यमान उपग्रह, जिसको इंद्रचाप भी कहा है, तो दूसरे स्थान में यदि ऐसा ग्रह है तो धन के प्रति लालसाएं बहुत बढ़ाता है। सामान्यतः सबको धन चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति को धन नहीं चाहिए। मानसिक संतुष्टि भी अपने आप में एक जीवन का आवश्यक घटक है। बहुत सारे लोगों के बारे में वे स्वयं ये कहते हैं कि ईश्वर ने जितना प्रदान किया बहुत है, शांति चाहिए। चूंकि दूसरे स्थान में चाप नामक ग्रह है, तो व्यक्ति को धन के प्रति लालसा, और चाप अपने आप में एक प्रकार का वो ग्रह है जो कि चमक देता है। तो अपने भले ही धन कम भी हो, उसको कम धन को भी इस प्रकार से दिखाना कि मेरे पास धन बहुत अधिक है, ये चाप नामक उपग्रह के द्वारा आता है। यहीं हम जब धन की बात कर रहे हैं तो विशेष बिंदु आते हैं, धन कारक बिंदु, जिसमें 9 ग्रह और 1 लग्न कितना धन प्रदान कर रहे हैं। आप मेरी श्रृंखलाओं में उसे देख सकते हैं, आगे भी आप लोगों के लिए वो बताएंगे। ग्रहों के अंशों के अनुसार, अर्थात कितने अंश पे वे विद्यमान है, वो धन के बारे में एक बड़ा स्वरूप प्रदान करते हैं। अति उत्तम धन, मध्यम धन एवं, अर्थात उत्तम, मध्यम, साधारण, 3 श्रेणियों में इसको बांट लेना चाहिए, विभाजित कर लेना चाहिए। 9 ग्रह एवं 1 लग्न, अर्थात 10 बिंदुओं में से कितने बिंदु मध्यम में है, श्रेष्ठ में है, साधारण में है, इसका विभाजन करने से व्यक्ति के जीवन में ये पता चलता है कि जीवन में धन कहां तक लेके जाएगा। व्यक्ति के जब धन के हमने अंश निकाले तो अत्यधिक बिंदु मध्यम और साधारण के बीच में ही आए, अर्थात व्यक्ति सामान्य ही धनी हो सकता है, अत्यधिक धनी नहीं होगा। लगन मध्यम, राहु मध्यम, बुध मध्यम, कुछ सामान्य, इस प्रकार से देखा तो सामान्य और मध्यम धन का प्रतीक ही कहा गया है। साथ ही साथ देश काल वातावरण पात्र का भी प्रयोग करना चाहिए। तो पृष्ठभूमि क्या है जातक की, उसके अनुसार धन सामान्य से किस रूप में रहेगा और अधिक से किस रूप में रहेगा और मध्यम से किस रूप में रहेगा, उसके बारे में एक अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही इसमें जिस ग्रह की महादशा चल रही हो एवं जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, वो धन के किस खंड में है, उसके द्वारा भी प्रयोगात्मक माध्यम से ये देखा जा सकता है कि व्यक्ति के पास यदि कम धन भी है तो उसे अधिक,
और अधिक है तो अत्यधिक कैसे बना सके। वो अंश या वो नाम कुबेर, पतंग, हाला, क्रीट, विवल, मायावी, मोहन, किन्नर, सर्प, इंद्र, लीला और कोकिल, ये धन के 12 विशेष बिंदु आचार्य श्री के द्वारा प्रदान किए गए हैं। कुबेर का अर्थार्थ है राज, धन को संग्रहित करके रखने वाला, वित्त संबंधी कार्य करने वाला। पतंग का अर्थ है त्रिव कार्य करने वाला, अग्नि कार्य करने वाला, अर्थात इसमें इंजीनियरिंग, यंत्र विज्ञान आ जाते हैं। हाला का अर्थ है मद्य अर्थात शराब, लिकर, तो औषधियों का कार्य भी इसके भीतर आ जाता है। क्रीट मुकुटधारी अर्थात राजा और राजा से मिलने वाला सहयोग। विवल का अर्थ है निरंतरता से विचारों में अदलता बदलता रहना, अर्थात ऐसा व्यक्ति नित्य नए चीजों का प्रयोग करके लाभ उठा सकता है। मायावी अर्थात ऐसा कार्य करे जिसे लोग देख के अचरज में हो जाएं, वो मायावी, जिसको जादूगरी कह सकते हैं, इंद्रजाल कह सकते हैं। किन्नर अर्थात जिसका स्वरूप अपने लिंग से भिन्न हो, पुरुष हो तो स्त्री जैसा दिखाई दे, स्त्री हो तो पुरुष जैसी दिखाई दे। मोहन लोगों को मोहित और सम्मोहित करने वाला। सर्प जो खुद तो भयभीत रहता हो लेकिन सामने वाले के भीतर अपना भय बना दे। इंद्र राजाओं का राजा अर्थात देवताओं का राजा, सद पुरुषों का राजा। लीला अभिनय नाट्य कला करने वाला। कोकिल अर्थात गायन और अपनी वाणी के द्वारा अच्छी प्रकार से धन प्राप्त करने वाला। अगले खंड में इसको भी साझा करेंगे कि कौन सा अंश कहां से कहां तक है, या ऐसा आज एक चेष्टा करते हैं कि इसको साझा ही कर दें। 0 से लेके 2 अंश 30 कला अर्थात 0 से लेके 2 डिग्री 30 मिनट तक कुबेर। इसके भीतर जो भी ग्रह होंगे वे कुबेर के भीतर आएंगे। 2 अंश 30 कला अर्थात 2 डिग्री 30 मिनट से लेके 5 अंश तक अर्थात 5 डिग्री तक पतंग के भीतर आएंगे। 5 से लेके 7:30 तक, 5 डिग्री से लेके 7:30 डिग्री तक हाला नामक योग में आएंगे। 7:30 से 10 डिग्री तक क्रीट, 10 से लेके 12:30 तक विवल अस्थिरता, 12:30 से 15 तक मायावी, 15 से 17:30 तक मोहन, 17:30 से 20 तक किन्नर, 20 से 22:30 तक सर्प, 22:30 से 25 डिग्री तक इंद्र, 25 से 27:30 तक लीला, 27:30 से 30 डिग्री तक अर्थात 30 डिग्री की राशि होती है, 30 अंशों की ही राशि होती है, वहां तक कोकिल। वर्तमान में जातक की दशा देखें तो बृहस्पति में राहु की चल रही है। राहु 4 अंश 28 कला अर्थात पतंग नामक अंश में बैठे हैं। बृहस्पति 27 अंश और 49 कला।
जो कि कोकिल नामक अंश में बैठे हैं। यदि जातक को इस समय जीवन में उत्पाद उत्पन्न करना हो, लाभ लेना हो, तो ऐसा कार्य करे जिसके द्वारा वाद्य यंत्र का कार्य, संगीत का कार्य, वर्तमान समय में तो मोबाइल का कार्य भी, उसमें विभिन्न प्रकार के संगीत भी है, वाद्य भी है, आना, स्वर का आना भी है, स्वर का जाना भी है। मीठा बोले उससे लाभ उठा सकता। अंतरदशा, पतंग, अग्नि और त्रिव कार्य, अर्थात ऐसा कार्य जहां ऊर्जाएं उत्पन्न होती हों, ये अग्नि से संबंधित काम हो, तो जातक अपने जीवन में इसका प्रचुर लाभ ले सकता है। इस प्रकार हमने लग्न, पंचांग और दूसरे स्थान तक की व्याख्या आप लोगों के साथ साझा करी। अगले खंड में दूसरा स्थान और वर्ग कुंडली, तीसरा स्थान और वर्ग कुंडली एवं अन्य चीजों के साथ आप लोगों के साथ चर्चा आरंभ करेंगे। परामर्श के लिए मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं एवं अपने संवाद के लिए कमेंट बॉक्स में संवाद लिख सकते हैं। चैनल का कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगे तो बेल आइकॉन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नई चर्चाओं में पहले से जागरूक रहने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कार्यक्रम को साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। इसी कुंडली को और आगे लेके चलेंगे। 2-3 खंड में जितना हो सकता है आप लोगों के साथ साझा करेंगे। त्रुटियों के लिए क्षमा। अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। ये ज्योतिषीय चर्चाएं, इसमें बहुत अधिक उत्साह होने की और निराशा होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसका हम पहले से ही खंडन करते हैं।